हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज के 33वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से 33वां ही लेक्चर है। ये संख्या मैं कई बार भूल जाता हूं, तो लेकिन 33वां ही होगा, इसमें अभी उतना बड़ा नंबर नहीं है, तो गलती के आसार जो है वो कम है। तो इस 33वें लेक्चर में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी पर अब हम हैं। 11 और 12 की एनसीईआरटी थोड़ी गंभीर एनसीईआरटी है, और खास तौर पे ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी जब मेन जो सोर्स से, मेन कंटेंट से करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि ये वाला भाग जो होता है आपको हर शिक्षक हर कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। अभी अगर आप हमारा भी P2I बैच वगैरह कुछ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट जो है बहुत विस्तार से हर कोई पढ़ाता है। और अगर आप आमतौर पे मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते बीच में एग्जांपल्स भी दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आजकल की भी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में सीख रहे हो, उन सभी कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो चलिए हम कहां तक बात कर चुके थे? यहां तक हम पढ़ चुके थे। पिछली बार आपको मैंने बताया था कि कृषि भूमि का स्वामित्व जो होता है, कृषि भूमि का मालिक कौन है, उस आधार पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कृषि में उत्पादन कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आते हैं आगे, जो आपको मैंने बताया था कि भाई स्वामित्व वाले कॉन्सेप्ट के बाद अब एक बार कृषि के क्षेत्र में पढ़ना शुरू करते हैं, कृषि के क्षेत्र में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे हमने बताया था, पहले मैं आपको बता चुका था कि भाई कृषि के क्षेत्र में जो जब तक हमारे यहां ब्रिटिश शासन था, तो हमारे यहां किसी भी प्रकार की समृद्धि, किसी भी प्रकार का विकास जो है वो हमारे यहां कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि भाई जब हमारे यहां ब्रिटिश शासन था तो कोई भी समृद्धि या विकास हमको कृषि में देखने को नहीं मिला। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश शासक जो थे, वो हमारे यहां कृषि के विकास में उनकी रुचि कम थी। कृषि के विकास में उनकी रुचि नहीं थी। जैसे भाई पूरी अर्थव्यवस्था में ही उनकी विकास में रुचि नहीं थी, तो ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में भी विकास में उनकी कोई खास रुचि थी नहीं। उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था कि इस देश में कृषि का विकास हो या नहीं हो, इस बात से उन्हें कोई ज्यादा मतलब नहीं था। ठीक है, यह बात हमको पता है। तो अब क्या हुआ, आजादी के बाद कुछ चीजें जो भारत ने की, उनमें पहली बड़ी चीज थी वो थी भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। तो भू सुधार के बारे में आपको बताया। जो भू सुधार के बारे में मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। मेंस के सिलेबस में ये सीधा सीधा एक टॉपिक आपको दिया गया है। भारत में भूमि सुधार का, भू सुधार का सीधा सीधा अगर मैं आपको एक लाइन में लक्ष्य बताऊं, तो भू सुधार का जो सीधा लक्ष्य था वो क्या था? भू सुधार का सीधा लक्ष्य था जमीन का, यानी कि कृषि भूमि का पुनर्वितरण। कृषि भूमि का हमको करना था पुनर्वितरण। जो कृषि भूमि जो है कुछ जमींदारों के पास, कुछ बड़े किसानों के पास जिस तरह से पूरी तरह से संकेंद्रित हो गई थी, जिस तरह से उन्हीं कुछ लोगों के पास सिमट के रह गई थी, उस व्यवस्था को हमें खत्म करना था। और हमको ऐसा करना था कि भाई कृषि भूमि जो है उसका वितरण जो है सबके पास इवनली हो जाए, यानी कि आपके जो किसान हैं, छोटे गरीब किसान जो हैं, उनके पास भी जमीन हो जाए, और जो आपके धनवान बड़े किसान हैं उनके पास भी एक सीमा तक जमीन रहे। हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि जो हमारे यहां धनवान किसान है वो एकदम गरीब हो जाए या उसके पास जमीन ना रहे। ये हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा। लेकिन हम ये चाहते थे कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है उसके पास जमीन उतनी ना रहे, और जो आपका भूमिहीन किसान है उसके पास भी जमीन आ जाए। ये बात क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है। तो जमीन का पुनर्वितरण, कि भाई अब तक क्या था, जमीन कुछ लोगों के पास थी, बाकी ज्यादातर लोग जो थे वो भूमिहीन श्रमिक थे, या जमीन थी भी उनके पास तो बहुत ही कम जमीन थी। इस व्यवस्था को बदलना इसका एक बड़ा लक्ष्य था। आइए देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है, उसके आधार पर पढ़ेंगे। हाँ जी, तो जमींदार जागीरदार का वर्चस्व था। वो क्या करते थे कि भाई आपको जो है बहुत निम्न उत्पादकता थी वगैरह वगैरह, ये बात हम जानते हैं। तो भाई अब क्या है,
अब देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया कि किसान जो है वो भी जमीन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए तभी मोटिवेट होएगा जब उसके पास जमीन का मालिकाना हक होगा। याद है पिछली क्लास में आपको मैंने वो रूस में किसानों के फलों की पैकेजिंग का एग्जांपल दिया था कि खराब पैकेजिंग कर देते थे क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको लगता था यार हमारी थोड़ा ना है, उनका कोई उस पर अधिकार नहीं था, इसलिए वो इस बात को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे। तो समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की जो सीमा को निर्धारित कर देना एक प्रमुख बात थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि भारत सरकार ने कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया। इसके लिए क्या किया गया? कृषि भूमि के स्वामित्व की ऊपरी सीमा, अधिकतम सीमा को निर्धारित किया। इसको हम सीलिंग कहते हैं, छत, एक तरह से ऊपरी सीमा बना दी कि भाई इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती। ये राज्यों ने अलग अलग किया, केंद्र ने भी किया। तो ये एक निर्धारण जो है वो किया गया कि भाई कृषि भूमि जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसी के पास कितनी हो सकती है, उसका निर्धारण एक बहुत बड़ा एक कदम इसमें माना गया कि आपने ये तय कर दिया कि आप जमीन रख सकते हैं, आप ज्यादा जमीन भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम जमीन तय कर दी कि इससे ज्यादा जमीन अगर आपके पास है तो इससे ज्यादा जो भी जमीन है वो सरकार की हो जाएगी और फिर सरकार उसको भूमिहीनों में पुनर्वितरित करेगी। बात सिंपल है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लूं कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इतनी जमीन है, ठीक है, ये आपके पास जमीन है और सरकार ने तय किया कि भाई ये आपकी अधिकतम सीमा बस हो सकती है, तो ये बची हुई जमीन जो है, ये बची हुई जमीन कहां जाएगी? सरकार के पास। और सरकार फिर इसका क्या करेगी? सरकार इसका पुनर्वितरण कर देगी, सरकार इसे उन लोगों को दे देगी जिनके पास जमीन नहीं थी। तो ये अधिकतम सीमा जो है ये इस तरह से तय की गई, ये इस प्रकार से बनाई गई। तो ये एक नीति थी जो सरकार ने अपनाई, बहुत ही ज्यादा विवादास्पद नीति थी। अगर आप आजादी के समय या उसके अगले कुछ वर्षों बाद का कुछ साहित्य पढ़ेंगे, आप लिटरेचर देखेंगे जो भारत में कानूनी दांवपेचों पर है या फिर भारत में ग्रामीण अशांति को लेकर जो किताबें लिखी गई हैं, उन सब में इस अधिनियम का बहुत जिक्र है कि अलग अलग राज्य जब इस जमींदारी उन्मूलन को या भूमि की सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियमों को लगा रहा था तो कड़ा विरोध होता था। हमेशा इस तरह के कदमों का बड़ा विवाद इनको देखना पड़ता था, लेकिन सरकारों ने इनको लागू किया क्योंकि ये भाई हमारी अनाउंस नीति थी कि ये तो हम करने ही वाले हैं। तो इससे क्या हुआ? इस नीति के तहत तकरीबन 2 करोड़ ऐसे किसान थे, 2 करोड़ ऐसे काश्तकार माने गए जो लोग बेचारे खेती करते थे, जिनको लाभ हुआ। वो सीधे सरकार के संपर्क में आए और ये जो सरकार के पास एक्सेस जमीन आई थी इसको इन लोगों में बांटा गया। तो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक ये दावा करती है कि लगभग 200 लाख मतलब 2 करोड़ काश्तकार जो है उनसे सरकार का सीधा संपर्क हो गया और वह जमींदारों द्वारा किए गए शोषण से मुक्त हो गए। उनको जमीन मिली, जमीन उनकी अपनी हो गई, अपनी जमीन मिल गई तो भाई जो उत्पादन कैसे किया जाए उसके लिए भी वो प्रोत्साहित हो गए। ठीक है, अब इसमें ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, कैसे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बार बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है इस बात को लेकर चिंतित हैं तो आपकी चिंताओं का समाधान जो है वो स्टडी IQ IAS की 18 किताबों के सेट में है। देखिए, आप किसी आम पब्लिशर की बाकी जो किताबें आती है स्टैंडर्ड बुक्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि वो आमतौर पर रिवाइज नहीं होती। लिखने वाले ने उन किताबों को एक बार लिख लिया, उसके बाद वही किताबें, वही डेटा, वही सत्य उसमें छापा जाता है बार बार और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जबकि स्टडी IQ IAS हिंदी की जो किताबें हैं वो बहुत डायनामिक किताबें हैं, हर साल उनमें परिवर्तन होते हैं, हर साल उनमें चेंजेस होते हैं। आपकी परीक्षा के आधार पे, नए फैक्ट्स के आधार पे, नई चीजों के आधार पे सबसे ज्यादा अपडेटेड किताबें भारत की मानी जाती हैं। तो आप 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। इनके अलावा आपको कोई भी और पुस्तक खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए आप AJ लाइव कोड लगा दीजिए और आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको NCERT का आपको रियल एक्चुअल किताबें पढ़नी है पर एक्चुअल किताबें पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इसमें काम का क्या है और बेकार का क्या है, क्योंकि याद रखिए NCERT स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं, तो कई सारी कहानियां जो है उसमें ऐसी होती हैं, कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके काम की नहीं है। तो आप हमारा 5 किताबों का NCERT का कंपाइलेशन ले सकते हैं। यहां पर इमेज अंग्रेजी की है पर यह हिंदी में भी है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें मिलेंगी।
एजे लाइफ कोड लगा के न्यूनतम दामों पे आपको मिल जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, केवल काम की चीजें रखी हैं, जो चीजें काम की नहीं हैं उनको हटा दिया गया है। तो आपको अगर आप ये 5 किताबें पढ़ लेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि आपका एनसीईआरटी पूरी तरह से ठीक हो गया, आपका एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर हो गया है। तो इन दोनों सेट से आप जुड़ सकते हैं और दोनों से जुड़ते हुए एजे लाइफ कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति हो नहीं पाई। इसके कुछ कारण क्या थे? कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बड़े बड़े भूखंडों पर अपना जो स्वामित्व बनाए रखा, काश्तकारों को बेदखल कर दिया और भूस्वामियों ने अपने किसान होने का दावा किया। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लूप होल होते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। भाई कानून यह बनाया गया कि एक सीमा से ज्यादा अगर भूखंड किसी के पास है तो वो उसको देना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया भाई, उसके तरीके निकाल लिए। अब लोगों ने क्या कर दिया उससे, जैसे कई लोगों ने क्या किया, मान लीजिए एक किसान था, बड़ा किसान था, उसके पास एक बड़ा भूखंड था, तो इसमें कमियां क्या पाई गई, जैसे कमियां जिसके कारण ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, कि लोगों ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मैं हूं, मेरे पास बहुत जमीन है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, अब सरकार आ रही है जमीन छीनने मेरी, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जमीन को अपने नाम पर रखने की बजाय थोड़ी जमीन अपने चाचाओं के नाम पे कर दूंगा, थोड़ी मामाओं के नाम पे कर दूंगा। लोगों ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों और परिचितों, यहां तक कि अपने घर के स्टाफ के नाम पर, बताता हूं आपको इसके बारे में भी, रिश्तेदारों परिचितों के नाम पर जमीन कर दी। मतलब कुछ देखिए, पुराने जमाने में था भी ऐसा ना कि कोई व्यक्ति है, वो आपके घर पे रसोईया है, वो 4 पीढ़ी से आपके घर पे रसोईया ही है, तो उसको कुछ नहीं पता, उसे कोई कानून का अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं पता। आपने अपनी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा अपने रसोइये के नाम पे कर दिया। अब रसोइये को तो भनक भी नहीं है इस बात की कि उसके नाम पे जमीन हो गई, आपने बस कर दिया। वो जमीन कहने को आपकी है, मतलब कानूनी तौर पर रसोइये की हो गई, लेकिन है वो आपकी। ठीक है, तो लोगों ने इस तरह के लूप होल निकालने शुरू कर दिए। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा था कि जमीन पर अधिकार उसी का होगा जो उस पर खेती करेगा। जो बड़े बड़े जमींदार थे, खुद तो खेती करते नहीं थे, वो खेती के लिए बाहर से दूसरे लोग लेकर आते थे, पर सभी जमींदारों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो किसान हैं, हम तो खुद खेती करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जमीन रखनी शुरू कर दी अपने पास। तो इस तरह के कई सारे नियम जो हैं उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा उन्होंने स्वयं को किसान बताना शुरू कर दिया, जबकि वो कभी उन्होंने जिंदगी में खेती नहीं करी थी। तो इस तरह से उन्होंने कई सारी कमियां जो हैं वो निकालनी शुरू कर दी। कई सारे क्षेत्रों में ऐसा भी हुआ कि जमीन गरीबों को दे दी गई, निर्धन काश्तकारों को दे दी गई, लेकिन क्योंकि परंपरागत तौर पर शक्ति जो थी वो इन जमींदारों जागीरदारों के पास थी, तो एक बार जमीन बढ़ गई, उसके बाद उन्होंने जमीन इनसे फिर से वापस छीन ली। स्थानीय प्रशासन ने भी कई जगह पर जमींदारों जागीरदारों का ही साथ दिया। तो इस कारण से ये पूरी तरह से लागू हो नहीं पाया, जो कि मतलब ठीक है। उस समय ये भी समझिए, एक चीज होती है स्टेट कैपेसिटी। स्टेट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपकी सरकार के पास कानून लगाने की कितनी क्षमता है। आपने कानून बना तो दिया, लेकिन उस कानून को लागू करने की कितनी क्षमता आपकी सरकार के पास है। एक नया नया देश था, अभी अभी आजाद हुआ था, सरकारों को भी ज्यादा अनुभव नहीं था, तो स्टेट कैपेसिटी भी जो है हमारी वो उस समय बहुत कम थी, और स्टेट कैपेसिटी कम होने के कारण पूरी तरह से इन कानूनों को लागू किया नहीं जा सका। लेकिन तब भी बदलाव आया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बदलाव आया। इसके अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, लागू करने में देर हुई, इस तरह की चीजें यहां पर की गई। केरल और बंगाल की सरकारों ने काफी अच्छे तरीके से इसको लागू किया, तो एक बहुत ज्यादा इसको चुनौती दी गई। इनफैक्ट पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द भी कर दिया था, और बहुत सारे जो है उसके बाद पहला संशोधन लाया गया संविधान में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची तैयार की गई। ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, ये मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं। लेकिन कई लोगों ने इसको न्यायिक चुनौती भी दी, क्योंकि याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में था। तो कई सारे जो जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, उन्होंने इस जमींदारी उन्मूलन को कानूनी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है, हमारी संपत्ति है वो रखना हमारा अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। हालांकि जो है आगे जाकर भारत सरकार ने इस अधिकार को हटा दिया, ये मूल अधिकार नहीं रहा संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसके आधार पे कानूनी चुनौतियां कई सारी इसको दी गई।
तो इस कारण से इसका लागू होने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं मानी जा सकती। तो जमींदारी उन्मूलन जो है वो भारत में लागू हुआ, काफी हद तक सफल रहा इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से सफल मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं निकल कर आईं और इसको लागू करने की प्रक्रिया जो है उसमें कई तरह की अड़चनें जो हैं वो आमतौर पे देखने को मिली। ठीक है जी, तो ये आपका भूमि सुधार है। दूसरा बड़ा कदम जिसने भारत की कृषि को वास्तविकता में परिवर्तित कर दिया पूरी तरह से, वो है हरित क्रांति, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हरित क्रांति क्या है आपको ये भी बता देते हैं, चलिए। हरित क्रांति क्या है एक बार इसके लिए आपकी पुस्तक में देखते हैं कितना पढ़ाया है, उसके आधार पर ही आगे जाएंगे। हां जी, देखो यार, भारत की जो कृषि थी उसमें अंग्रेजों ने, जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं, अंग्रेजों ने बहुत ही कम निवेश किया था। ना तो उन्होंने कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत की कृषि में वो लेकर आए थे, ना ही उन्होंने भारत के किसानों के प्रशिक्षण पे कोई ध्यान दिया था कि भाई आजकल तो कृषि के नए तौर तरीके आ रहे हैं, तो चलो भाई इन किसानों को ट्रेन कर देते हैं ताकि ये नए तरीकों से कृषि कर पाए। ऐसा भी अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। तो इन कारणों से होने क्या लगा कि भारत का जो किसान था उसकी उत्पादकता वहीं पर अटकी हुई थी। यह बात सही है, किसान की जो उत्पादकता थी वो वहीं की वहीं अटकी हुई थी। और उत्पादकता वहीं अटकने के कारण क्या था भाई, उसमें कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, कुछ ज्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं था। और इसके अलावा कृषि पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा था। भाई देश की आबादी तो बढ़ रही थी, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई अगर आपके देश की आबादी बढ़ेगी तो कृषि पे दो तरह का दबाव आता है। इस बात को एक बार समझते हैं कि आपके देश की जब जनसंख्या बढ़ती है, अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि पे आता है दो तरह का दबाव। वो दो तरह का दबाव क्या है? कृषि पर एक तो आपको अनाज एक्स्ट्रा चाहिए, यह बात क्लियर है कि नहीं? अरे भाई आप पहले 20 करोड़ थे, अब आप 30 करोड़ हो गए, पहले आप 30 करोड़ थे, अब आप 50 करोड़ हो गए, तो आपको एक्स्ट्रा अनाज लगेगा कि नहीं लगेगा? लॉजिकल बात है, लगेगा यार। अब आपके आबादी में 20 करोड़ नए लोग ऐड हो गए तो खाएंगे तो ना वो लोग, उनके खाने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए आपको ज्यादा अनाज पैदा करना पड़ेगा। यह होता है कृषि पर पहला दबाव, कि जब आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो आपकी कृषि पर एक दबाव तो यह हो गया कि आपको अपना उत्पादन जो है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता बढ़ गई ना। सीधी सीधी बात है ना, परिवार में आप अभी 2 लोग हो, कल को 3 हो जाओगे, 4 हो जाओगे यार। ऑब्वियसली परिवार जब बढ़ता है तो आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, सीधी सीधी बात है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो क्या करता था आमतौर पे, थोड़ा बड़ा होने के बाद खेती ही तो करता था। तो आपके यहां अनाज उत्पादन का दबाव बढ़ा और आपके ऊपर रोजगार का भी दबाव बढ़ा। क्योंकि याद रखिए, आपको जो छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने पढ़ाई थी, भाई एक सीमा तक अगर लोग कृषि में लग रहे हैं तब ये तो अच्छी बात है, चलो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति से उत्पादकता बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मजदूर आ गए, ज्यादा लोग आ गए, उत्पादकता बढ़ेगी। पर अगर और ज्यादा लोग आने शुरू हो जाएं तब तो ये अतिरिक्त दबाव ही है ना आपकी कृषि पर, कि उसको इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना है अपने अंदर। भाई हर कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लो आज स्टडी आईक्यू कंपनी है फॉर एग्जांपल, मैं कह दूं कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने लोग काम करते हैं यहां पे, लेकिन मान लो यहां पे 500 लोग काम करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो 500 लोग काम करते हैं और मान लो पहले हमारे यहां 300 लोग थे, तो हमको लगता था यार कि 200 लोग और लेके आएंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, बढ़िया होगा, जल्दी काम होगा, ज्यादा लेक्चर्स बनेंगे, बेहतर कंटेंट जाएगा। तो आप टीम हायर करते रहते हो, सही बात है। 500 हो गए, 500 पे हमको लगा कि यार अब टीम साइज बढ़िया है, इतने पे सही काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 100 लोग हम और हायर कर लें तो क्या आपको लगता है कि वो उत्पादकता को बढ़ाएंगे या फिर अतिरिक्त दबाव ही डलेगा कंपनी पे? अतिरिक्त दबाव ही डलने वाला है ना भाई। ये नए 100 लोग जो आए इनके लिए कुछ काम था नहीं, 500 पे काम बढ़िया चल रहा था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए आप देखेंगे स्टार्टअप में से इतने लोगों की नौकरियां जाती हैं, क्योंकि होता क्या है, ये स्टार्टअप फंडिंग पे आधारित होते हैं। आपने सुना होगा ना, यहां स्टार्टअप ने 300 लोगों को निकाल दिया, 1000 लोगों को निकाल दिया, 1500 लोगों को निकाल दिया। ऐसा होता क्या है, ये होता क्यों है? स्टार्टअप फंडिंग पे आधारित होते हैं। जब उन्हें कहीं से बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो वो उत्साह में बहुत लोगों को ले लेते हैं।
फिर उनको रियलाइज होता है कि यार इतने लोगों की जरूरत तो थी नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं भाई, एक नंबर तय करते हैं कि यहां तक लोग रखने हैं, इसके आगे नहीं चाहिए, फिर वो उनको निकालना शुरू करते हैं। ये कारण होता है, फैक्ट है। आप देखेंगे आज की अर्थव्यवस्था में, आप कोई सा भी अखबार उठा के पढ़ लो पिछले 6 महीने का, आपको किसी ना किसी स्टार्टअप में लोगों की फायरिंग की खबरें मिल जाएंगी। उसका एक बड़ा कारण ये होता है, ठीक है। तो कृषि पर यह दोहरा दबाव, जनसंख्या बढ़ने के कारण एक तो अनाज उत्पादन का दबाव और एक रोजगार देने का दबाव लोगों पर आ गया, ठीक है। यह कृषि के क्षेत्र पर आ गया। आपकी जनसंख्या जब बढ़ती है तो यह दोहरा दबाव कृषि पर आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, हां जी, औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध जो था वो हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। तो आपके यहां मैं आपको इसकी थोड़ा बता दूं हिस्ट्री कि यार हुआ क्या, भारत में कृषि की उत्पादकता जो है वो वहीं की वहीं अटकी हुई थी। तो हम फंसे यहां हुए थे। देखो, जमीन तो देश की उतनी ही है, जमीन तो आप बढ़ा नहीं सकते। थोड़ा बहुत चलो आप ज्यादा जमीन कृषि में लगा सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन मोर और लेस जमीन तो उतनी ही रहेगी। तो हमको अकर ये किया, देश में विचार ये आया कि हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जमीन का साइज तो उतना ही है, लेकिन इस एक जमीन के टुकड़े से मान लो पहले अगर हम 100 किलो अन्न उगाते थे, अगर इसी जमीन के टुकड़े से किसी तरह से 200 किलो अन्न उगाया जा सके तो हमारी कृषि की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि कृषि में जमीन बढ़ाना तो संभव था नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, हरित क्रांति ने यह वाला काम करने की कोशिश की। हरित क्रांति ने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV, हाई यील्डिंग, उच्च उपज वाले बीज, उच्च उपज वाली किस्में, ऐसी फसलें उन्होंने पैदा करी, ऐसे बीज उन्होंने बनाए जिससे आपके फसलों की जो पैदावार है वो कई गुना बढ़ गई। यानी कि अगर मान लीजिए पहले, भाई बिल्कुल यही हुआ बेसिकली कि जिस खेत से, जिस जमीन के टुकड़े से आप पहले 100 किलो अनाज उगा पा रहे थे, उससे अब आपने 200 किलो अनाज उगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी जो है, ये क्या थे, ये एक प्रकार के हाइब्रिड बीज थे, एक प्रकार के नए तरह के बीज थे जो हमारे ट्रेडिशनल बीजों को अन्य बाहर के बीजों के साथ उनकी जो है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग कराकर इनको पैदा किया गया था, इनको उत्पन्न किया गया था। और ये जो है ये बौने पौधे बने। ये जैसे हमारे यहां क्या होता था, जैसे गेहूं का पौधा होता था वो इतना बड़ा होता था, ठीक है। अब ये नई वैरायटी जो बनी उसमें गेहूं के पौधे इतने ही होते थे। तो अब इसमें क्या है, जो गुणवत्ता ये बेकार के तने को बढ़ाने में जाती थी वो सारी गुणवत्ता बीज में ज्यादा जा रही थी, बीज बेहतर बन रहा था और साथ के साथ जल्दी उग रहा था, ज्यादा उग रहा था। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी के कारण आपकी कृषि की उत्पादकता जो है वो एकदम से बढ़ी। और इससे क्या हुआ कि भाई आपकी जो एक पूरे औपनिवेशिक काल में, पूरे अंग्रेजों के शासन काल में जो आपकी कृषि में एक बड़ा गतिरोध आ रखा था, वो गतिरोध एकदम से हटना शुरू हो गया। और भारत की कृषि में जिस तरह का परिवर्तन आया कि एक वो जमाना था जब हम अमेरिका के आगे हाथ फैलाते थे, हम उनसे आग्रह करते थे कि भाई आप हमें अनाज दे दीजिए वरना हमारे यहां खाद्य संकट हो जाएगा, और अमेरिका अनाज देने से हमको मना करता था, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका कहता था कि तुम तो रूस के दोस्त हो, हम तुम्हें क्यों दें, ठीक है। ये पूरा नेगोशिएशन चलता था। उससे कुछ दशक के अंदर हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गए बल्कि हम खाद्यान्नों के निर्यातक हो गए। आबादी हमारी बढ़ी, आबादी कम नहीं हुई। आबादी कम होनी या आबादी पर थोड़ी बहुत रोक भी हमारी अभी पिछले 15-20 सालों में लगी है, लेकिन हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन इतने बढ़ गए कि खाद्यान्न के उत्पादन की दर आबादी के बढ़ने की दर से कहीं ज्यादा हो गई। और हम जो है इस हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, हम एक आयातक से निर्यातक की यात्रा हमने तय की। हमें आयातक से, जहां पर हम खुद अमेरिका पर या दूसरे देशों पर निर्भर थे, वहां से हम ऐसी स्थिति में आ गए कि अगर भारत अब अपना अन्न निर्यात नहीं करता है तो बाकी देशों में संकट हो जाता है कि भाई हम कहां से लाएंगे, क्योंकि भारत निर्यात नहीं कर रहा है। इसका श्रेय पूरा पूरा हरित क्रांति को दिया जा सकता है। यह बात क्लियर है? चलिए, हां जी। अब इसमें क्या है, इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और जल पूर्ति भी होने वाली थी। यह भी आपको चाहिए था, ठीक है।
तो अब क्या है, देखिए शुरू शुरू में क्या हुआ कि ये खाली ऐसा नहीं, ये हाई यील्डिंग वैरायटी जो थी, इसके साथ क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ ये कई सारी सुविधाएं और मांगती थी। ये हरित क्रांति क्या मांगती थी, एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हो गए, ठीक है, इसके अलावा इसको उर्वरक चाहिए था, इसको कीटनाशक चाहिए थे, इसको पानी ज्यादा चाहिए होता था। ये सारी चीजें आपको प्रदान करनी पड़ेगी। अब एक बार लॉजिकली सोचकर देखिए, ये सारी चीजें महंगी हैं, ये सारी चीजें महंगी हैं कि नहीं है, कि चलिए इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी, ये बात मान ली, लेकिन तब भी क्या आपको लगता है कि एक गरीब किसान, मतलब आप ये सब चीजें लगाओगे तो इससे कृषि की लागत बढ़ेगी कि घटेगी? नेचुरली आपकी कृषि की लागत बढ़ी। तो एक जो सामान्य किसान है भारत का, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता था कि उसकी कृषि की लागत जो है, जितना खर्चा वो कृषि में करता है, फसल उगाने के लिए करता है, वो खर्चा बढ़ जाए? क्या एक आम किसान, एक सामान्य किसान इसको अफोर्ड कर सकता था? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता ना। बहुत सही बात भी है, नहीं कर सकता। तो इसी कारण क्या हुआ, हरित क्रांति का भी जो वितरण था वो असमान था। यह बात याद रखिएगा कि हरित क्रांति जो है हुई तो जरूर, लेकिन क्या उसका लाभ सबको मिला? नहीं मिला। क्या उसका लाभ शुरुआत में सबको मिला? नहीं मिला। तो आप देखेंगे, आपकी पुस्तक भी यहां पर जैसे ये बताती है कि अगर आप देखेंगे हरित क्रांति का पहला चरण जो था 60 से 70 के मध्य में कहां कहां पर हुआ? पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में ही रहा। पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु और केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र में, क्योंकि भाई इन सबके लिए पैसा चाहिए ना, पैसा था ही नहीं भारत के किसान के पास। तो हरित क्रांति का जो पहला चरण था, कहां से कहां तक? 1960 से 70 के मध्य तक, 70 के दशक के मध्य तक यहां पे क्या क्या हुआ? एक तो केवल गेहूं में हुआ, और कहां कहां हुआ राज्य में? पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु। ये क्या थे? ये सारे अमीर राज्य थे, इन सबके पास पैसा था। यहां का किसान जो था अपेक्षाकृत अमीर था, सरकार के पास पैसे थे। तो इन राज्यों में तो लाभ हुआ, लेकिन बाकी जगहों पर अभी भी आपकी हरित क्रांति नहीं पहुंची थी। ठीक है, उसका कारण क्या था? क्योंकि लागत बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो हरित क्रांति करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। इस कारण से हरित क्रांति का लाभ इन जगहों पर नहीं पहुंच रहा था। यह बात क्लियर हो गई। दूसरा चरण 70 के दशक से 80 के दशक के मध्य में बहुत राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। तो आगे जाकर यह फैला और भारत जो है इसमें दूसरे देशों की कृपा पर निर्भर नहीं था। अच्छा, हरित क्रांति से एक चीज और हुई, उससे विपणित अधिशेष आया। ये विपणित अधिशेष क्या होता है? आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो, हरित क्रांति से विपणित अधिशेष क्या होता है? विपणित अधिशेष मतलब पहले किसान जो था वो अपने खुद की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही खेती करता था। भाई जो छोटा किसान था, गरीब किसान था, वो उतना ही अन्न उगा पाता था जितना उसे उसके परिवार के भरण पोषण के लिए चाहिए। उससे ज्यादा अन्न उगाने की सामर्थ्य उसमें थी ही नहीं। उसके खेतों में उत्पादन इतना ही होता था कि उससे उसके परिवार का ही पेट भर पाता था किसी तरह से। लेकिन हरित क्रांति से क्या हुआ? उसकी उत्पादकता बढ़ गई, जो आपको मैंने बताया, दुगनी हो गई या उससे ज्यादा हो गई। तो क्या हो गया? किसान के पास सरप्लस बचने लगा। तो किसान ने क्या किया, मतलब पहले क्या था, वो अपने स्वयं का भरण पोषण जो करता था, बस इसी के लिए उसके पास पहले व्यवस्था होती थी। लेकिन यहां से वो बाजार में बिक्री करने लगा। ये बात क्लियर है? वो बाजार में बिक्री पर आ गया कि भाई वो जो है बाजार में बिक्री पर फोकस करने लगा। इससे क्या हुआ? जब बाजार में अतिरिक्त अन्न की बिक्री हो गई तो बाजार में उपलब्धता बढ़ गई। बाजार में ज्यादा अन्न उपलब्ध हो गया, बाजार में उपलब्धता बढ़ गई। और बाजार में जब किसी चीज की उपलब्धता बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? उसके दाम घट जाते हैं। ठीक है, दाम घटते हैं, और दाम घटने से क्या हुआ? गरीब लोग खरीद पाए। जो लोग गरीब थे वो खुद जाकर अपने लिए अन्न खरीद पाए, और इससे क्या हुआ? भारत में
एक खाद्य सुरक्षा का परिवेश बना। जो निर्धन लोग थे वो अपने लिए अन्न खरीद पाए और इससे भारत में एक खाद्य सुरक्षा का परिवेश बना। यह बात समझ में आई कि नहीं आई कि पहले भाई किसान के पास बेचने लायक अन्न होता ही नहीं था, जो उगाता था उसका अपने काम में खत्म हो जाता था। अब एक्स्ट्रा उगाया, एक्स्ट्रा उगाने से क्या हुआ, बाजार में बेचा। बाजार में ज्यादा चीजें आएंगी तो सस्ती हो जाएंगी, सीधी सीधी बात है। बाजार में आने के कारण वस्तु के दाम कम हुए, तो वस्तु के दाम कम होने के कारण लोग खरीद पाए। इसके अलावा सरकार भी बफर स्टॉक बना पाई। ये जो आपका विपणित अधिशेष था, जो लोगों के पास एक्सेसिव अनाज बचा था, यह क्या हुआ, सरकार ने खरीदा और सरकार ने इससे क्या किया, बफर स्टॉक बनाया। बफर स्टॉक से सरकार जो भी आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की व्यवस्था, आपकी आपदा की व्यवस्था, सस्ते दामों पे लोगों को अनाज देना, ये सारी चीजों के लिए सरकार को आसानी हो गई। क्योंकि अब सरकार जो है बाजार में जो एक्स्ट्रा उत्पादन किसान कर रहा था उसको खरीदकर सरकार अपना ये काम कर सकती थी। तो सरकार भी बफर स्टॉक बनाने में सफल हो पाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो है, ये हरित क्रांति के कुछ लाभ हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज में एक बहुत बड़ा सा लेकिन होता है, और वो लेकिन अपने आप में हरित क्रांति का बहुत जरूरी है। तो इतना जरूरी है कि वो 10 मिनट से ऊपर का डिस्कशन है, तो वो आज नहीं करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। तो आज अभी यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद का जो लेकिन है हरित क्रांति वाला, वो लेकिन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, एनसीईआरटी को अगर आप पुस्तकों से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह यह है कि एनसीईआरटी पुस्तकों की बजाय आप हमारा 5 किताबों का सेट खरीदें। एनसीईआरटी पुस्तकें क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो रेलेवेंट नहीं है, तो उन सबको हटाकर केवल काम की चीजों का हमने यहां पर प्रयोग किया है। आप इनको ले सकते हैं, एजे लाइव कोड लगाकर आपको बहुत ही कम दामों पे मिल जाएगा। तो आप जो है इनको ले सकते हैं। और अगर आमतौर पे यूपीएससी की किताबें कौन सी पढ़नी है इसको लेकर आप चिंतित हैं, तो आप एजे लाइव कोड लगाइए। हमारी 18 किताबों का सेट है जो यूपीएससी के क्षेत्र में सबसे अच्छी किताबें हैं। आप इनको लेंगे तो आपकी तैयारी पूरी तरह से ट्रैक पर रहेगी। इनके अलावा कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगाकर आप इन पुस्तकों को भी खरीद सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।